नाजरीन आदाब। प्रोग्राम एक शायर एक कहानी में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक इंतहाई बासलाहियत शायरा से, जिनकी मादरी ज़बान तो मलयालम है, लेकिन आप कई ज़बानों में शायरी करती हैं। नाजरीन, हमारे साथ हैं हैदराबाद की मशहूर शायरा मोहतरमा एलिज़ाबेथ कुरियन मोना। तो मोना साहिबा, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी मादरी ज़बान मलयालम होने के बावजूद आपने उर्दू ज़बान में शायरी करना क्यों पसंद किया? मेरी मादरी ज़बान मलयालम है, मगर मैं हैदराबादी हूँ। यहाँ मेरे माँ बाप यहीं सेटल हुए थे और मैं यहीं स्कूल और कॉलेज, रोज़री कॉन्वेंट और निज़ाम कॉलेज, यहीं मेरा एजुकेशन यहीं हुआ था। और मैं पहले से इंग्लिश में लिखती थी, फिर बाद में हिंदी में शुरू की। फिर जब मैं हिंदी उर्दू की महफ़िलों में गई तो गज़ल के बारे में मुझे मतलब मालूमात हुई, और उसका वो गज़ल का जो सिन्फ़ इतनी खूबसूरत है कि मुझे वो जो इतनी शॉर्ट और मतलब 2 लाइन में मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बयान करना है, और उसमें इतने डेप्थ है, गहराई इतनी है कि फ़िलॉसफी है, सब है। जैसे पहले तो गज़ल के बारे में उतना मुझे पता नहीं था, तो ये गज़ल ही में मतलब मुझे उर्दू शायरी की तरफ खींच लाई है। हाँ। जी। तो सबसे पहली गज़ल आपने किस उम्र में कही थी? शायद एक 40 ऐसे। जी। मतलब पहले से हिंदी में उर्दू में लिखना मेरा ज़रा लेट शुरू हुआ, मतलब। जी। उर्दू के अलावा और किन ज़बानों में आप शायरी करती हैं? इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मलयालम में ज़रा ट्रांसलेशंस करती हूँ जी, और बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और तेलुगु जी। कुछ नमूना आप हमें बता सकती हैं हमारे नाजरीन के लिए? अपनी गज़ल का कोई एक नमूना पेश कीजिए। हाँ, बिल्कुल। वही ज़ख्म फिर से उभरने लगे हैं, वही ज़ख्म फिर से उभरने लगे हैं जी, कलेजे में नश्तर उतरने लगे हैं। बहुत खूब जी। छुपाए थे हमने जो पलकों में मोती जी, छुपाए थे हमने जो पलकों में मोती, वही टूटकर अब बिखरने लगे हैं जी। और ये शेर देखिए कि अंधेरों से सीना सिपर थे जो कल तक, अंधेरों से सीना सिपर थे जो कल तक, वो अपने ही साये से डरने लगे हैं। बहुत खूब, वो अपने ही साये से डरने लगे हैं। कुछ चंद अशार सुनाती हूँ। और तुम्हें मकता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है काजल की मोना जी, तुम्हें क्या ज़रूरत है काजल की मोना, के आँखों में गम रंग भरने लगे। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी, शुक्रिया जी। तो ये आपकी बहुत खूबसूरत गज़ल आपने बताई है। अंग्रेज़ी और हिंदी में भी आप शायरी करती हैं। बिल्कुल, हाँ। इन ज़बानों में आप किन शायरों से मुतासिर रही हैं? एक्चुअली मैं तो लिटरेचर की स्टूडेंट नहीं हूँ, वैसे मैं मतलब पोइट्री मेरा पैशन है और पढ़ती रहती थी जी। तो काफ़ी मैं बचपन से बुकवर्म थी, स्पोर्ट्स वोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, जब भी देखो किताब लेके बैठती थी जी। तो इंग्लिश में कई मतलब पोएट्स से पढ़ती थी, पोइट्री पढ़ती थी, जैसे कीट्स, शेली, शेक्सपियर, ऑल दैट। और उर्दू में आने के बाद मुझे तो गालिब इज़ माय फेवरेट। अच्छा, बहुत उनमें इतना मतलब विट है, वो मतलब ये हुस्न और इश्क से जो हटकर कितना उनका कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत वसी कैनवस पे है, और उनके इतने इंटेलिजेंट है, जितने बार भी पढ़ो ना ऐसा लगता है कि फिर उसको सुने और मतलब उसको और दोहराए और समझे, और इतने कोटेबल हैं कि कहीं भी कोट कर सकते हैं उसको जी। हाँ। तो अब यहाँ पे एक नमूना आपकी हिंदी या अंग्रेजी शायरी का हो जाए। बिल्कुल। दिस इज़ ये मेरी किताब है बियॉन्ड इमेजेस, फर्स्ट बुक। एक्चुअली रिटायरमेंट, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट रिजर्व बैंक से लिया था, तो उसके बाद ही पहले से लिखती थी, मगर पब्लिश करने का टाइम नहीं मिला था। तो बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद ये पहली किताब है बियॉन्ड इमेजेस। तो उसमें मेरे एक पेन फ्रेंड है जो सुशील थापा नेपाल से, तो एक बार मेरी एक कविता कादम्बिनी में छपी थी, तो उसके एक एप्रिसिएशन लेटर उन्होंने लिखा था। काफ़ी मुझे वही मैं आपको फिर सुनाती हूँ हिंदी की।
तो उसमें जो है ना अबाउट 50 अप्रिसिएशन लेटर्स मिले थे, तो उसमें से एक इनका था। तो उन्होंने कहा था कि जब आप किताब लिखोगे मैं आपके लिए स्केचेस करूँगा। तो हर नज़म पे एक उन्होंने स्केच बनाया है। तो उसको मतलब इतनी खूबसूरत हो गई है कि मेरी शायरी में और जान आ गई है। जी बिल्कुल, जो इमेजेस आना चाहिए, जो इमेजरी होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने बियॉन्ड इमेजेस नाम भी दिया था उसको पहले। बहुत खूबसूरत जी। इसको मैंने फिर उर्दू में भी तर्जुमा किया है। हम आपकी ज़बान से आपकी एक नज़म सुनना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड whimsical writer। जी। Every heart holds a book of memories whose pages are filled haphazardly by a whimsical writer whose name is time. जी। In the ink of pain often he dips his quill, scribbles trivialities with a scrawl of innocence, paints pretty pictures in colors of laughter, blotting some with unshed tears. Time himself gradually erases a few effortlessly, others with perseverance, but some lines refuse to surrender. From prying eyes, this book is safe. It cannot be understood or misunderstood by those who have not to do with it. बहुत खूब, बहुत अच्छे। और ये जो मैंने स्मृति, वो पहली जो पोएम जो छपी थी उसमें स्मृति नाम है उसका जी, वो मैं सुनाती हूँ, जो मैंने जिससे मुझे ये स्केचेस मिले हैं। जी ज़रूर ज़रूर सुनाइए। स्मृति हिंदी की है ये। स्मृति एक रंगहीन गंधहीन मुरझाया हुआ गुलाब जी, जिसके कांटों की चुभन बाकी रहती है सदा। जी। स्मृति अतीत की बनाई हुई एक धुंधली सी तस्वीर, मेल नहीं खाता जिससे वर्तमान का चेहरा, फिर भी लगी है दिल की दीवार पर। जी। स्मृति टूटा फूटा एक ऐसा खिलौना जिससे न खेला जा सकता है और न जिसे फेंका जा सकता है। बहुत खूब जी। स्मृति एक मृग तृष्णा जिंदगी के तपते मरुस्थल में जो और भी बढ़ा दे थके हारे राही की अनबुझ सी प्यास। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अद्भुत गज़ल कही है आपने। तो बड़ी हैरत होती है कि आपने इन सारी ज़बानों पे अबूर कैसे हासिल किया? कितनी ज़बानों से आपकी वाक़िफ़ियत है? वाक़िफ़ियत अगर कहूँ तो अंग्रेज़ी मेरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, तेलुगु सेकंड लैंग्वेज, और मेरी मदर टंग मलयालम। और फिर मुझे पहले से लैंग्वेजेस सीखने की बहुत इंटरेस्ट है जी। तो उसके बाद मैंने ये गज़लों के लिए मैंने उर्दू शायरी और अच्छी तरह से, वैसे तो सुनने में थोड़ा बहुत सब समझ में आता, मगर जब तक हम वो जो अब गज़ल बहुत लोग जो उर्दू नहीं जानते वो भी गज़लों से बहुत प्यार करते हैं। अब तेलुगु वाले भी गज़ल सुनते हैं यहाँ के, मतलब गज़ल इज़ बिकम अ फॉर्म विच इज़ एवरीवेयर। तो मगर उर्दू की गज़लें समझने के लिए उर्दू के अल्फाज समझना ज़रूरी है। तो ये 75% से 100%, 100 नहीं तो 90% तो समझ सकते हैं हम। तो इसलिए मैंने उर्दू स्क्रिप्ट सीखने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया से करस्पॉन्डेंस कोर्स किया था। अच्छा, गालिब की तो पढ़ लेते हो। गालिब की शायरी की वजह से आप उर्दू की तरफ राग़िब हुई, ये कहा जा सकता है? हाँ, नॉट गालिब के उर्दू शायरी जी आने के बाद मैं गालिब पढ़ी ना, मतलब गालिब के बारे में, मतलब उनका इट इज़ ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ उर्दू लिटरेचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं ये जानना चाह रहा था कि उर्दू ज़बान की तरफ आपको किस चीज़ ने राग़िब किया? शायरी ने जी। तो पहले कैसे आप, यानी किसी की गज़लें सुनी आपने, किसी शायर की? हाँ गज़लें, हाँ एक्चुअली मैं ये कहना चाहती कि आप हिंदी फिल्मों की गज़लें जी वही है जो पहले, मतलब ये गज़ल क्या है ये मालूम होने के बाद मुझे पता चला कि जो हिंदी फिल्मी गीत आपके ने पहले के पुराने हिंदी गीत वो पूरे ज़्यादातर गज़लें थे और उसके लिरिक्स इतने अच्छे थे, तो वो मैं मतलब मुझे बहुत पसंद आते थे बचपन से। बड़ी मिठास थी उनमें। वो बिना का गीत माला अभी भी याद आता है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो वो इवन मैथ्स करते करते वो बैकग्राउंड में रहता था। अच्छा, तो वो अपने जहन में ऐसा बैठ गया कि उसके अल्फाज इतने मीठे हैं, और मतलब एनी ओकेजन हिंदी फिल्मों के उसमें तो ज़्यादा उर्दू है,
तो अभी हिंदी फिल्म कहते हैं मगर उर्दू फिल्म नहीं कहते, मगर हिंदी फिल्म की जो उर्दू जैसे साहिल लुधियानवी के हैं जो एक एक और उसकी म्यूज़िक भी इतनी अच्छी थी, तो वो मुझे मतलब कई मशहूर शायर भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखते रहे हैं। लिखते रहे हैं। लुधियानवी के अलावा जानिसार अख्तर और उनके फर्जंद है जावेद अख्तर, तो ऐसे कई मशहूर शायर हिंदी फिल्मों से वाबस्ता रहे हैं। जी, आपका कलाम भी मैंने सुना है कि साज पर गाया जाता है। किन किन गुलकारों ने आपका कलाम? वैसे मेरे अब तक तो फिल्म में कुछ आया नहीं, बस ये है कि यहाँ प्रोग्रामों में, हाँ, सबसे पहले एक बार मैं विठल राव साहब गाए थे और क्या बोलते हैं खाना था। जब मैं ये किताब की रस्म इजरा की तो मैंने कहा कि लंबे लंबे स्पीच एक किताब के बारे में मज़ा नहीं आता, इसलिए मेरी गज़लों को खाना थर ने गाया था। अच्छा, सास पर पेश किया उन्होंने। और वो इवन यूट्यूब पे है, कुछ सियासत के इसमें करे थे, तो यूट्यूब पे भी है वो। तो चलिए आपकी एक मशहूर कोई पसंदीदा गज़ल आपकी पसंद की हमारे नाज़रीन के लिए। बिल्कुल। खुशी की मिली ये सज़ा रफ्ता रफ्ता, बहुत खूब। खुशी की मिली ये सज़ा रफ्ता रफ्ता, तारुफ गमों से हुआ रफ्ता रफ्ता। वाह वाह वाह। तारुफ गमों से हुआ रफ्ता रफ्ता, थी चेहरे की रंगत तो नज़रों के आगे। जी। थी चेहरे की रंगत तो नज़रों के आगे, चला रंगे दिल का पता रफ्ता रफ्ता। बहुत खूब, अच्छा ख्याल है। जी। थी चेहरे की रंगत तो नज़रों के आगे, जी, चला रंगे दिल का पता रफ्ता रफ्ता रफ्ता। ये शेर पे तवज्जो चाहूँगी ज़रूर कि सुनी भूखे बच्चे ने जब माँ की लोरी, सुनी भूखे बच्चे ने जब माँ की लोरी, जी, तो रो रो के वो सो गया रफ्ता रफ्ता रफ्ता। वाह, बहुत खूब। जी। सुनी भूखे बच्चे ने जब माँ की लोरी, तो रो रो के वो सो गया रफ्ता रफ्ता। और ये गज़ल का शेर है। जी ज़रूर। तेरे बिन भी कट जाएगी उम्र लेकिन, जी, तेरे बिन भी कट जाएगी उम्र लेकिन, छुड़ा अपना दामन ज़रा रफ्ता रफ्ता। बहुत छुड़ा अपना दामन ज़रा रफ्ता रफ्ता। अब मक्ता पेश है कि न घबराओ मोना परेशानियों से, न घबराओ मोना परेशानियों से, असर लाएगी हर दुआ रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता, बहुत खूब, बहुत खूब। जी। असर लाएगी हर दुआ रफ्ता रफ्ता। बेशक दुआओं का असर रफ्ता रफ्ता ही होता है, रफ्ता ही होता है, तो नहीं होता। सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। और कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, हम दुआ करते रहते हैं और कुछ दुआ कबूल नहीं होती है। जी। तो आज मेरे साथ हैं हैदराबाद की मशहूर शायरा मोहतरमा एलिज़ाबेथ कुरैन मोना। तो मोना साहिबा, हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा कि उर्दू शायरी में आपके उस्ताद या आपके रहनुमा कौन रहे? पहले जब मैं हैदराबाद में शायरी करने लगी तो पहले तो बेबाक सुना देती थी और लोग वाह वाह करते थे, मैं खुश होती थी। मगर किसी ने मुझे बताया कि मैडम आपकी बहर ज़रा ठीक करे तो और अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा होगा। जी। तो फिर मैंने एक उस्ताद ढूंढ ली, कमल प्रसाद कंवल जी। अच्छा। हाँ जी। तो कमल प्रसाद कंवल जी जब थे तब मैं उनके पास जाके बेसिक्स गज़ल क्या उसके बारे में सीखी। फिर मैं रिज़र्व बैंक में जॉब कर रही थी तो मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गई। जी। तो वहाँ इत्तेफाक से मैं गज़ल के प्रोसडी या इल्म और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर एक किताब मुझे वहाँ हिंदी में मिली जो उसको बहुत सिंपल एक्सप्लेन किया था। जी। तो मैं वो उसके जो ऑथर है उसको ढूंढते, मतलब उसका एड्रेस था हमारे रिज़र्व बैंक क्वार्टर्स के ही। जी। तो वो आर.पी. शर्मा मैरिश जी थे। जी। तो उनको मैंने फिर उस्ताद बना लिया। जी। और उनसे मैंने काफ़ी इल्म उरूज़ के बारे में, गज़ल के बारे में बहुत सीखी। तो यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कैरियर क्या रहा? कैरियर मैं रिज़र्व बैंक में ज्वाइन करी थी, फिर प्रमोशन पे बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ था और यूँ हुआ कि मुझे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में वहाँ पोस्टिंग हुई। और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इंटरनल इंस्पेक्शन था, तो हमारे जो ऑफिसेस थे, जी, आरबीआई के ऑफिसेस तो आप जानते हैं कि हर कैपिटल में हैं, तो वहाँ जाते थे हम इंस्पेक्शन के लिए।
और 2-3 हफ्तों का प्रोग्राम होता था वहाँ इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाने में। तो वहाँ मैं मतलब जॉब के बाद शॉपिंग नहीं जाती थी जी, न साइट सीइंग जाती थी। साइट सीइंग तो थोड़ा बहुत करती थी, मगर मैं वहाँ के शायरों को ढूंढती थी। अच्छा, तो वैसे मुझे बहुत सारे मतलब कॉन्टैक्ट्स मिले। जैसे भोपाल गए तो बशीर बद्र साहब से मुलाकात जी, हुई, जी, और लखनऊ गए तो कृष्ण बिहारी नूर साहब से, जी, वैसे कलकत्ता गए तो सालिक साहब से। वैसे मतलब ये मेरे लिए एक क्या बोलते दुआ, बिन मांगे दुआ कबूल हो गए जैसे। वरना हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे बड़े लोगों से बिल्कुल, मुलाकात बिल्कुल, कहाँ जी, होती थी। जी, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जहाँ भी शायरों की महफिल होती है इतना अपनापन होता है, जैसे हमें कोई अजनबियत महसूस नहीं होती जी, जब वही मतलब इलाके इसके होते हैं। जी, जैसे रिलेटिव से मिलने से ज़्यादा हमको लगता कि ये हमसे, ये बिरादरी हमारी है। जी। अच्छा, आपका कलाम कई अखबारात और मैगजीन्स में शाया हुआ, तो किन अखबारात और मैगजीन्स में आप छपती रही हैं? वैसे तो मेरे पहले से छपती थी मेरे रिजर्व बैंक के जर्नल्स में, RBI, फिर स्कूल कॉलेज मैगजीन्स में तो छपते थे। फिर रिजर्व बैंक का हाउस जर्नल है तो उसमें छपी इंग्लिश के। और फिर बाद में लाइक उर्दू न्यूज़पेपर्स मुंसिफ में भी छपे हैं, मुंसिफ, सियासत, जी, मिलाप, जी, और मैगजीन्स में छपे हैं, एंथोलॉजीज़ में छपे हैं, इंग्लिश के, उर्दू के। जी। ऐसे कभी कभी लोग 4-5 लोगों के मिला के भी करते हैं, तो तब वैसे भी आपके 8-10 किताबों आपके में अब तक है। कितने मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं? मजमूए मेरे मतलब ये बियॉन्ड इमेजेस के बाद 2 उर्दू की किताबें आई हैं। जी, एक ये है जो कहकशां, कहकशां, जी। तो ये मेरी पहली गज़ल की किताब है। जी। और खुशी की बात है कि इसको मुझे 2 अवार्ड मिले हैं। अच्छा, एक माशाअल्लाह। आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी से और एक लखनऊ उर्दू एकेडमी से। अच्छा, और ये दूसरी ये है कि मोहब्बत के साये, ये नज़मों का जो बियॉन्ड इमेजेस के ट्रांसलेशन है जो मैंने खुद किए हैं। फिर उसके बाद ये हिंदी के हैं, हिंदी के गीत और गज़ल। बहुत खूब, बहुत खूब, जी। और फिर ये जैसे मैं कह रही थी कि यहाँ जो नॉन उर्दू लोग हैं वो भी गज़ल को बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने ये तो मेरी उर्दू में आई तो वो लोग नहीं पढ़ सकते, तो मैं अभी रिसेंटली एक किताब ऐसे मतलब इट इज़ समथिंग यूनिक इन द सेंस के ये हुस्ने गज़ल नाम है उसका, और ब्यूटी ऑफ द गज़ल। मैंने इसको गज़ल ट्रांसलेशंस जी, रोमन, हिंदी, रोमन लिपि, देवनागरी, रोमन, और जैसे ये है देखिए ऐसे 3-3 है, हिंदी, रोमन लिपि और ट्रांसलेशन, जी, सबके लिए समझने। और इसके जो फॉरवर्ड है उसमें मैंने गज़ल क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके मतलब ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं। हाँ, उसने बताई हैं। तो वो समझने में भी मतलब ये गज़ल को और ज़रा दायरा देगा। तो अब इसी शायरी से रिलेटेड एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, हाँ, हाँ, कि प्रोसोडी यानी इल्मे उरूज़ ज़रूरी है शायरों के लिए जानना? फ्री वर्स लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है, मतलब नज़म लिखेंगे तो जो भी लिखो, प्रोस पोइट्री जो कहते हैं, उसमें थीम इम्पॉर्टेंट है, अब जो थॉट इम्पॉर्टेंट है। मगर जो अगर कोई भी गीत हो, या अब स्पेशली उर्दू में तो ज़्यादा गज़ल का ही दौर ज़्यादा चलता है, वैसे नज़मों का है, मगर उसमें प्रोसोडी की उतनी ज़रूरत नहीं है, अनलेस नज़म पाबंद नज़म है, जहाँ मतलब मीटर्ड नज़म है, तो वो भी ये इल्म उरूज़ सीखना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, ये इल्म उरूज़ से ही ये जो गज़ल की ब्यूटी, उसकी लिरिसिज्म, क्यों गाए, हर गज़ल अगर ठीक से लिखे तो वो गाया जा सकता है, ठीक से गाया जा सकता है। और सुनने में भी कहीं अटकता है अगर बेबहर चले गया, सुनने वालों को भी पता चलता है, तो उसका सिन्फ ऐसा है कि दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, तो ज़रूरी है। जी, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप कोई अपनी खूबसूरत नज़म, खूबसूरत गज़ल। अच्छा, मैं आपको पहले मैं भूल जाने से पहले मैं आपको एक मैं बोले ना, गज़ल का मुझे फॉर्म बहुत पसंद आया, तो मैं इंग्लिश में भी एक गज़ल लिखी हूँ। अच्छा, काफ़ी इसमें इंग्लिश की गज़ल छोटी सी एक सुनाती हूँ। कैन मॉर्टल्स लिव विद नो केयर इन लाइफ, सेवरल सॉरोज डू वी बेयर इन लाइफ। मतलब है
इन लाइफ रदीफ है, काफिया केयर बेर आ गया। टू बिजी रनिंग द ग्रैंड रैट रेस, देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर इन लाइफ। द वर्ल्ड सीम्स टू बी अ ड्रीरी प्लेस व्हेन लव एंड जॉय हैव नो शेयर इन लाइफ। Challenges are the journey's milestones. Success comes to those who dare in life. और मकता है, Smiles adorn our faces so often. Mona, many masks do we wear in life. जी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब कोई उर्दू की हमको गज़ल सुना दीजिए चलते चलते, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाल न पूछा उनका किसी ने जब थे वो बीमार बहुत। हाल न पूछा उनका किसी ने जब थे वो बीमार बहुत। उनकी कब्र पे आ पहुँचे हैं दौलत के हकदार बहुत। बहुत खूब जी। उनकी कब्र पे आ पहुँचे हैं दौलत के हकदार बहुत। जो भी आया बेचारी को जी भर भर के लूटा है। जो भी आया बेचारी को जी भर भर के लूटा है। सरकारों का झेल चुकी है जनता अत्याचार बहुत। बहुत सही। सरकारों का झेल चुकी है जनता अत्याचार बहुत। नीले पीले रंग बसंती इनसे होली खेले हम जी। नीले पीले रंग बसंती इनसे होली खेले हम। खून के रंग में रंग चुका है अब तक ये गुलजार बहुत। बहुत वाह वाह। और शोहरत इल्म ज़मीर मोहब्बत या फिर हो ईमान धर्म जी। शोहरत इल्म ज़मीर मोहब्बत या फिर हो ईमान धर्म। बिकते हैं सब कुछ दुनिया में इनके हैं बाजार बहुत। बहुत खूब। और आखिरी शेर है, एक ज़रा सा दिल है लेकिन क्या क्या खेल खिलाता है। एक ज़रा सा दिल है लेकिन क्या क्या खेल खिलाता है। इसके इशारों पर जो चलो तो जीना है दुश्वार बहुत। बहुत खूब। इसके इशारों पर जो चलो तो जीना है दुश्वार बहुत। और मक्तार्ज है, सुनते हैं एहसान फरामोशी के किस्से यूं मोना। सुनते हैं एहसान फरामोशी के किस्से यूं मोना। घर को लूटा उस मेहमान ने जिसका किया सत्कार बहुत। घर को लूटा उस मेहमान ने जिसका किया सत्कार बहुत। बहुत खूब। तो नाजरीन, मोहतरमा मोना की इस खूबसूरत गज़ल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आइंदा फिर आपसे किसी एक और शायर के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।